नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में से एक के क्वेश्चन 101% आएगा। यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें अपन इम्पोर्टेंट फैक्टों को ही देखेंगे, लेकिन उनको बार बार अध्ययन करेंगे, यानी कि रटना है उसको। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन। मानव जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। हमारे चारों ओर विस्तृत प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं। खनिज ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपहार है जो हमारी वर्तमान जीवन शैली का अभिन्न अंग है। जरा सोचिए, हमारे घर में कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण खनिजों द्वारा हुआ है। क्या हम उन वस्तुओं के बिना हमारा जीवन जी सकते हैं? हमारे जीवन में खनिजों के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, आओ करके देखें। खनिज का अर्थ हम अपने दैनिक जीवन में सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। खनिज प्राकृतिक रूप से उपस्थित ऐसी वस्तु है जिसकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है। खनिज से क्या समझते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तु है जिसकी एक निश्चित आंतरिक तथा रासायनिक संरचना होती है। ठीक है। क्या आप जानते हैं प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यताओं के विकास में धातुओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। आपने इतिहास की कक्षा में पढ़ा है कि विभिन्न युगों में हमारे पूर्वजों ने धातुओं का उपयोग प्रारंभ किया एवं अपने जीवन को आरामदायक बनाया। सोचिए कि हमारे इतिहास को पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग में क्यों बांटा जाता है। धातु की खोज के बिना भवन, उद्योग धंधे, कृषि, परिवहन आदि का विकास अत्यंत कठिनाई भरा होता। इन सभी में धातुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। खनिजों के प्रकार अब आ जाइए। अपने गुणों के आधार पर खनिजों को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जरा सोचिए, अपनी माँ या किसी अन्य के द्वारा पहने जाने वाले गहने किससे बने हैं? उन धातुओं का नाम बताइए। ये धातु भी हमें खनिजों से ही प्राप्त होती है। धात्विक खनिज। पहला है धात्विक खनिज। वे खनिज होते हैं जिसमें मूल रूप से धातु विद्यमान रहती है, जो कठोर होते हैं, जैसे कि लोयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी आदि। सामान्यतः ये खनिज हमें अयस्कों के रूप में मिलते हैं, जिनके साथ कई अन्य अवयव भी मिले हुए होते हैं। इन अवयवों में से रासायनिक क्रियाओं द्वारा धातुओं को अलग किया जाता है। खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को ही अयस्क कहते हैं, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट आदि लोहे धातु के अयस्क हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट आदि लोहे धातु के अयस्क है। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट ये क्या है? लोहे अयस्क है। अधात्विक खनिज वे होते हैं। अब दूसरा आ रहा है अधात्विक खनिज। वे होते हैं जिनमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वे संगमरमर या इमारतों में उपयोग में लाए जाने वाले पत्थर, जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। अन्य अधात्विक खनिजों में अभ्रक, घिया पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर आदि हैं। कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिनमें हम ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। हमारे परिवहन के साधन, घर में जलता चूहा या घरों एवं गलियों को रोशन करती ट्यूबलाइट एवं बल्ब सभी ऊर्जा से ही चलते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम। ये क्या है? ऊर्जा खनिज है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम आदि। अब इसको याद कर लेते हैं। खनिजों के प्रकार: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। धात्विक में लोहे और अलोहे। लोहे में लोहे अयस्क, मैग्नीज आदि और अलोहे में सोना, चांदी, सीसा, जस्ता आदि। ठीक है ना। धात्विक लोहे और अलोहे, लोहे अयस्क, मैग्नीज आदि और अलोहे कौन कौन से हैं? यार ये सोना, चांदी, सीसा, जस्ता है। हाँ, इसमें लोह की मात्रा नहीं है सिर्फ, लेकिन है ये धात्विक।
धात्विक के ही दो रूप है, लोह और अलोह। लोहे में क्या क्या पाया जाता है, लोह एस मैग्नीज आदि, ठीक। और अलोह में क्या क्या पाया जाता है, सोना चांदी सीसा जस्ता आदि। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए जस्ता क्या है, लोह या अलोह, धात्विक या अधात्विक। तो भाई साहब ये अलोह है, ठीक है ना, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं है। अधात्विक, अधात्विक लेकिन लोह नहीं है, सिर्फ लोह। अधात्विक चूना पत्थर, घिया पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, जिप्सम, संगमरमर और ग्रेनाइट। और ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि, ठीक है। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं की पहचान कर सूची बनाइए जिनका निर्माण किसी खनिज से हुआ हो। निम्न में से धात्विक तथा अधात्विक खनिजों को छांटकर सूची बनाइए। लोहा, अभ्रक, तांबा, सीसा, जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर, जस्ता, सोना, घिया तथा चांदी, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ठीक है ना, धात्विक और अधात्विक। खनन की विधियाँ। पृथ्वी पर खनिजों का वितरण असमान है, इनसे मिलने की गहराई भी अलग अलग है। कहीं वे सतह के ऊपर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो कहीं धरती या समुद्र की गहराई से उन्हें खोदकर निकालना पड़ता है। इस प्रकार अलग अलग अवस्था में मिलने वाले खनिजों को भिन्न भिन्न रूप से निकाला जाता है। खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया खनन कहलाती है। कई खनिज सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं तो कई खनिज गहराई में स्थित होते हैं जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता है। जब खनिज सतह के बाहर ही मिल जाते हैं तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। खनन की इस विधि को विवृत खनन कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए विवृत खनन क्या है। विवृत खनन ऊपरी मिलने वाला। इस प्रकार जब खनिज कुछ गहराई में स्थित हो और उस तक पहुँचने के लिए कूपों का सहारा लेना पड़े तो उसे कूप की खनन कहते हैं। कोई समस्या नहीं। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस धरातल की अत्यंत गहराई से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग अथवा प्रवेदन, हाँ ड्रिलिंग का ही दूसरा नाम है प्रवेदन। ड्रिलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, प्रवेदन हिंदी में उपयोग किया जाता है। यहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं तो इस विधि को आखनन कहते हैं। वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं तो इस विधि को आखनन। तो कितनी विधि आ गई, एक तो आखनन आ गई, एक प्रवेदन आ गई, एक कूप की आ गई और एक विवृत खनन। विवृत खनन क्या है, ऊपरी परत को हटाना पड़ता है विवृत खनन। कूप की वो कुआं वाला, और ड्रिलिंग प्रवेदन, और सतह वाली आखनन। किसी स्थान पर खनिज के उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं कि वहाँ खनन की क्रिया होगी। खनन से यह है आखनन, ऊपर वाला आखनन और कूप की खनन कुएं वाला। समुद्र की गहराई में प्रवेदन विधि से पेट्रोल खनन, प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग हो रही है। और खनिज निष्कर्षण की विधियाँ। निष्कर्षण यानी निकालने की विधियाँ। एक है खनन, दूसरी है प्रवेदन, तीसरी है आखनन। खनन को दो भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूप की खनन, विवृत खनन। और दूसरी है प्रवेदन, तीसरी है आखनन। खनिज निष्कर्ष की विधियाँ। तो खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन को दो भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूप की खनन। विवृत खनन और कूप की खनन। विवृत खनन क्या है यार, अभी तो पढ़ा था। परत को हटाना पड़ता है, खनन की इस विधि को विवृत खनन कहते हैं, यानी कि ऊपर जो खनिज मिलते हैं बस परतों को हटाना पड़ता है, वह है विवृत खनन। कूप की कुआं वाला। प्रवेदन को कहते हैं ड्रिलिंग। और आखनन क्या है भाई, वहीं कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि की सतह पर प्राप्त होता है, हाँ वो ऊपर वाला, वो है आखनन। ठीक है ना। तो खनन,
प्रभेदन और आखनन। तो खनन को दो भागों में बांटा गया है, विवृत खनन और कूप की खनन। जमीन के थोड़ा बहुत अंदर जाके खोदते हैं वह विवृति खनन, और ज़मीन के ज़्यादा अंदर जाके खोदते हैं वह कूप की खनन। और प्रभेदन, प्रभेदन को ही कहते हैं ड्रिलिंग। और आखनन, आखनन ये पृथ्वी की ऊपरी धरातल पर इस पे मिलने वाले खनिजों को आखनन कहते हैं। जैसे कि ये आखनन हो रहा है, डोंगर को खोदा जा रहा है। कूप की खनन, पहले ये देखा जाता है खनन में कितना व्यय आएगा, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका मूल्य क्या है। सामान्यतः खनन लाभदायक स्थिति में ही किया जाता है। खनिज संसाधन, उसके उपरांत बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा उपयोग किया जाने लगा है। उसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोई तकनीक नहीं थी, यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे, खनिज संसाधन नहीं। ठीक है ना, खनिज की परिभाषा है। खनिज पर हजारों खनिज विद्यमान है। प्रश्न ये है कि क्या हर खनिज हमारे लिए संसाधन है। संसाधन का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हो, अर्थात हमारे लिए उपयोगी हो। कोई खनिज हमारे लिए संसाधन कब बनता है, आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। पृथ्वी पर कोयला अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान था, लेकिन भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ही यह खनिज संसाधन बन सका। इसके उपरांत बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तथा उपयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार जब तक हमारे पास अणुओं को विखंडित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोई तकनीक नहीं थी, यूरेनियम तथा थोरियम केवल खनिज ही थे। ठीक है ना, संसाधन जब बनते हैं जब वो वहाँ पे काम आता है। राजस्थान के प्रमुख खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। झारखंड के बाद भारत में सर्वाधिक खनिजों का खनन भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। वोल्स्टाइट तथा जास्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान से ही होता है। वोल्स्टाइट और जास्पर, वोल्स्टाइट जास्पर खनिजों का उत्पादन तो भारत में केवल राजस्थान से ही होता है। विश्व के 7 आश्चर्य में से एक ताजमहल का निर्माण राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना, नागौर में मकराना की खानों से निकले संगमरमर से किया गया था। इसमें राजस्थान के सारणी संख्या 1 को देखिए। इसमें राजस्थान में उत्पादित प्रमुख खनिज दिए गए हैं। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिसमें भारत 90% या उससे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। याद करते हैं। सारणी फर्स्ट है वोल्स्टाइट 100%, जास्पर 100%, जस्ता 99, ठीक है, फ्लोराइट 96, जिप्सम 93, मार्बल 90, एस्बेस्टस 89, घिया पत्थर 87 और सीसा 80, रॉक फास्फेट 75। ठीक है, सारणी एक को देखकर बताइए राजस्थान के एकाधिक वाले खनिज कौन कौन से हैं। 2 है वोल्स्टाइट जास्पर। राजस्थान में देश के 80% अधिक उत्पादन वाले खनिजों के नाम। 80 घिया पत्थर, एस्बेस्ट, मार्बल, जिप्सम, फ्लोराइट और जस्ता। विभिन्न खनिजों के नमूने तथा क्षेत्रों का संकलन उनकी आपस में तुलना कीजिए। राज्य के प्रमुख धात्विक और आध्यात्मिक खनिज निम्नलिखित है। इसको याद करते हैं भाई। ठीक है ना, खनिज का नाम और संबंधित प्रमुख जिले। सीसा जस्ता फर्स्ट नंबर पे भीलवाड़ा, फिर है उदयपुर और राजसमंद। तांबा झुंझुनू, सीकर, अलवर और डूंगरपुर। लोहयस्क में जयपुर फर्स्ट है, झुंझुनू सेकंड है। इसके बाद में उदयपुर और भीलवाड़ा। लोहयस्क में जयपुर है, तांबायस्क में झुंझुनू है, सीसा जस्ता में भीलवाड़ा है। टंगस्टन में नागौर सिरोही, चांदी में भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। ये क्या है, धात्विक खनिज। अब है अधात्विक खनिज। ठीक है ना, अधात्विक खनिज। रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। अधात्विक खनिज रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। रॉक फास्फेट है अधात्विक खनिज है। रॉक फास्फेट तो
सबसे ज़्यादा रॉक फास्फेट उदयपुर में, फिर जैसलमेर में, फिर जयपुर में। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, ठीक है ना। तो रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। चूना पत्थर चूना, चित्तौड़गढ़। सेकंड पे है सिरोही, नागौर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। अभ्रक, भीलवाड़ा, अभ्रक में भय आ रहा है, भय से भीलवाड़ा है फर्स्ट नंबर पे से। चू में च आ रहा है, चित्तौड़ फर्स्ट पे है। फिर अजमेर, उदयपुर और जयपुर। जिप्सम में बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। जिप्सम। घिया पत्थर उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, दौसा। बोलस्टनाइट सिरोही, अजमेर, उदयपुर, पाली। लिग्नाइट कोयला बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। और संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा। संगमरमर राजसमंद है, हाँ ये भी याद हो रहा है यार। नहीं, संगमरमर से इसमें लास्ट में बीच में संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। ग्रेनाइट जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। बलुआ पत्थर जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़। बलुआ पत्थर जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़। ग्रेनाइट जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, ठीक है ना। सीसा जस्ता, तांबा अयस्क, लोहे अयस्क, टंगस्टन, चांदी। और रॉक फास्फेट चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, घिया पत्थर, वोल्स्टनाइट, लिग्नाइट कोला, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण नवीनीकरण के आधार पर, ये क्वेश्चन इसमें से आएगा। नवीनीकरण के आधार पर और परंपरागत के आधार पर, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लो। नवीनीकरण के आधार पर इसके दो भाग हैं, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। तो पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण है ये दो, पहला है नवीकरण, दूसरा है परंपरागत यानी प्राचीन काल से। नवीकरण नए वालों को भी नवीकरण में और अनवीकरण में दो भागों में बांटा गया है, और परंपरागत को भी परंपरागत और गैर परंपरागत में बांटा गया है। नवीकरण को पढ़ते हैं। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, जैसे कि जल विद्युत नवीनीकरण, सौर ऊर्जा नवीनीकरण, पवन ऊर्जा नवीनीकरण, वायुवास नवीनीकरण, बायोगैस और बायोमास नवीनीकरण और ज्वारीय ऊर्जा आदि। क्या परिभाषा है? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है, अर्थात जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सके, ठीक। अनवीकरण ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता। ये ऐसे ये गैर परंपरागत की तरह नहीं परंपरागत की तरह आएंगे। अनवीकरण कह दो या पर परंपरागत कह दो, एक ही बात है, लेकिन बांट रखा है अलग अलग में। तो जो दे रखा है ऐसे कि सेम टू सेम याद करना है, कहीं भी पुनः नहीं बना सकता। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता, इसमें सभी प्रकार के खनिज सम्मिलित हैं किए जाते हैं, जैसे कि कोयला। अब तेल है, अगर तेल बीत गया तो उसको ऊपर दोबारा से थोड़ी बना सकते, नहीं बना सकते। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि। यूरेनियम, थोरियम है। फिर आ रहा है परंपरा के आधार पर। परंपरागत ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।
जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत। अच्छा, विद्युत का विद्युत भी आया यार इसमें, परंपरागत में विद्युत। ठीक है, गैस, जल, विद्युत आदि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। ये क्या है? गैर परंपरागत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। ठीक है ना? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ये क्या है? गैर परंपरागत। बस ये विद्युत से ही चक्कर पड़ेगा, ये इसमें आ रहा है परंपरागत, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोयला पे आइए अब। कोयला इसके 4 प्रकारों में बांटा गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट तथा पीट। एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 80% से अधिक कार्बन होता है तथा यह कम धुआं छोड़ता है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट 3rd नंबर का मिलता है, पाया जाता है, जिसका खनन बीकानेर के बरसिंहसर, पलाना, बाड़मेर के जालिपा, कपूड़े एवं गिरेल में किया जाता है। बताइए बरसिंहसर किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। बरसिंहसर, पलाना, जालिपा, कपूड़ी एवं गिरल से किया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग विद्युत ऊर्जा तैयार करने में किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा तथा सूरतगढ़ में स्थित है। तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कोटा तथा सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़। राजस्थान के प्रमुख तापीय संयंत्र कोटा तथा सूरतगढ़ में स्थित है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसकी अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। लिग्नाइट बीकानेर में बरसिंहसर, पलाना, जालिपा, कपूड़ी और गिरल। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र कोटा तथा सूरतगढ़ में स्थित है। ठीक है, कोयला खनन हो रहा है, ये आखनन में आएगा। ये पेट्रोलियम या खनिज तेल, इसका उपयोग हमारे यातायात के साधनों को चलाने में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। लालटेन या स्टोव में जलता केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद है। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसके भंडार कम स्थानों पर ही हैं। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम असम में खोजा गया। वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक बॉम्बे हाई है, जो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक वाला कौन सा है? बॉम्बे हाई। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिम भाग में बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालौर जिलों में पाया जाता है। बाड़मेर में मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालौर जिलों में पाया जाता है। क्योंकि यह अपसादित चट्टानें पाई जाती है। पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। राज्य में प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर में किया जाता है। ये भी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ऊर्जा संसाधन है। ठीक है ना? बॉम्बे हाई, मंगला, सरस्वती ऑयल फील्ड पश्चिम भाग में बाड़मेर में मंगला है, सरस्वती ऑयल फील्ड जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालौर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान प्राकृतिक गैस का खनन जैसलमेर से किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का खनन
मानव द्वारा किए गए अंधाधुंध खनन और अति उपयोग के कारण कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। यदि हम इसी प्रकार अविवेकपूर्ण तरीके से इनका दोहन करते रहे तो ये संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। सोचिए इनके अभाव में हमारा भविष्य कैसा होगा। जल विद्युत यह एक अच्छा ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। साथ ही ये कभी समाप्त होने वाला ऊर्जा संसाधन नहीं है। वर्षा द्वारा नदियों में जल प्रतिवर्ष आता रहता है। भारत में प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र भाखड़ा नागल परियोजना, भारत की बात है, भाखड़ा नागल परियोजना, फिर दामोदर घाटी परियोजना, फिर हीराकुंड परियोजना। ये क्या है? प्रमुख जल ऊर्जा संयंत्र है। भाखड़ा नागल, दामोदर यानी भाखड़ा, दामोदर, हीराकुंड। राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं में चंबल, माही बजाज सागर है, दो ही है, चंबल और माही बजाज सागर। और भारत की 3 है, भाखड़ा, दामोदर और हीराकुंड। राजस्थान की 2 है, चंबल व माही बजाज सागर। साथ ही छोटे बड़े कई बांधों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की सीमित तथा बढ़ती मानवीय जरूरतों ने हमें नए ऊर्जा के स्रोत खोजने पर बाध्य किया है। कुछ ऐसे ही नवीन खोजे गए ऊर्जा संसाधन इस प्रकार है। सौर ऊर्जा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को सब जानते हैं, इसमें जो तथ्य है उसको पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा पैनल है। बिजली के अलावा इसका उपयोग सौर कुकर, सौर तापक आदि के रूप में किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान, जहां आसमान प्राय साफ रहता है तथा सूर्य किरणें अधिकांश महीनों में उपलब्ध रहती है, सौर ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावना है। पवन ऊर्जा चक्की, ये पवन ऊर्जा चक्की है भाई, जो बिजली उत्पादन में संलग्न है। जैसलमेर और प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। जैसलमेर में और प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है, जहां सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है। जैसलमेर में बताइए कहाँ पर पवन ऊर्जा की प्रबल संभावना है? जैसलमेर में व प्रतापगढ़ में, जहाँ सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा आधारित जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज है। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजाइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध है। मोनोजाइट, बताइए केरल की कौन सी मिट्टी में थोरियम उपलब्ध होता है या पर प्राप्त होता है? मोनोजाइट। जब यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज है, ठीक है, यूरेनियम तथा थोरियम रेडियो सक्रिय खनिज है। भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड तथा राजस्थान पाया जाता है। साथ ही केरल की मोनोजाइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध है। राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। रावत भाटा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास वहाँ पाए जाने वाले खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करता है। खनिज तथा खनन क्रियाएं न केवल रोजगार के अवसर पैदा करती है, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा करके औद्योगिक पृष्ठभूमि को भी सहारा देती है। दूसरी तरफ ऊर्जा की निश्चित उपलब्धता विकास के रथ को गति देने में सहायता करती है। अतः हमें उन्हें समझना होगा कि अधिकांश संसाधन अनवीकरणीय है। एक बार खत्म होने की सूरत में उनका पुनः विकास असंभव है। अतः हमें उनका न्याय संगत उपयोग करते हुए परंपरागत नवीन संसाधनों की खोज करनी चाहिए। रावत भाटा परमाणु बिजली घर, यह है रावत भाटा परमाणु बिजली घर। यार इसमें कैसे बनती है बिजली भाई? रावत भाटा परमाणु बिजली घर।
अपने दैनिक जीवन में किस किस रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। आपके घर में भोजन पकाने के किस ईंधन का उपयोग किया जाए, चर्चा कीजिए। ठीक है ना। तो रावत वाटा हो गई भाई साहब। एनवीकरणी है। मोनोजाइट मिट्टी में थोड़ी उपलब्ध है। जैसलमेर प्रतापगढ़ में पवन ऊर्जा के विकास की प्रबल संभावना है। शब्दावली। ऊर्जा, शक्ति, आंकलन, धरातल पर ऊपरी खनन, अयस्क कच्ची धातु, नव्यकरणीय, पुनः उपयोग योग्य। निम्न में से अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है। संगमरमर, जबकि सोना, लोहा, तांबा धात्विक खनिज है। और इसमें भी सोना और तांबा क्या है, एलॉय। एलॉय और अधात्विक में अंतर है। एलॉय का मतलब लोहे की मात्रा नहीं है और अधात्विक का मतलब उसमें धातु ही नहीं है। किस राज्य को खनिजों का जादूगर कहा जाता है, राजस्थान को। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं चंबल माही सागर परियोजना। विद्युत परियोजनाएं चंबल में माही बजाज सागर परियोजना। कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट। और किसी भी चलायमान वस्तु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। खनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। राजस्थान को खनिजों का अजायवर क्यों कहा जाता है, राजस्थान की खनिज संपदा के संदर्भ में संक्षिप्त लेख लिखिए। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसे पूरा पाठ का निचोड़ आ गया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।